नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली हमने वीडियो में पढ़ा था मौर्य साम्राज्य विस्तार से, और आज दोस्तों हम जो मौर्य सम्राट अशोक के जो लिखे हुए अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के विषय में या मौर्य साम्राज्य के विषय में जितनी भी जानकारी मिलती है वो उनके अभिलेखों से ही मिलती है, और अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा है। दोस्तों, अशोक के जो शिलालेखों की खोज थी वो 1750 में पादरेटी पेनथेलर ने की थी, और जिनकी संख्या दोस्तों 14 थी। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली थी दोस्तों वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो दोस्तों ये सब हमने पूरी डिटेल अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों B.A. स्मिथ के आधार पे जो अभिलेखों की जो वर्गीकरण किया गया है उनका भाग है 8 भागों में वर्गीकरण किया है स्मिथ ने। दोस्तों सबसे पहले तो 2 लघु शिलालेख, उसके बाद बाभ्रू शिलालेख, फिर चतुर्थ यानी कि जिनकी संख्या चतुर्दश जिनकी संख्या 14 है, जिन्हें 14 शिलालेख बोलते हैं अशोक के। फिर वो चौथा है दोस्तों कलिंग शिलालेख, जो कलिंग में विजय प्राप्ति हुई थी उसके विषय में अशोक ने उस पर लिखा है। फिर है दोस्तों सप्तम स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख, तराई स्तंभ शिलालेख, और लास्ट है जो गुफा या गुहा शिलालेख। पहले है दोस्तों जो 2 लघु शिलालेख हैं। दोस्तों जो 2 लघु शिलालेख हैं इनकी जो खोज हुई थी 258 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व में दोस्तों इन्हें खुदवाया गया था। और पहले लेख में दोस्तों अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता चलता है, और दूसरे अभिलेख से दोस्तों धर्म जो बौद्ध धर्म का जो है पूरा सारांश दिया गया है अशोक के। दोस्तों इन 2 लघु शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है लघु शिलालेख प्रथम और दूसरा है लघु शिलालेख द्वितीय। दोस्तों लघु शिलालेख प्रथम जो हमें मिले थे वो मैसूर राज्य में चित्रदुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, रामेश्वर और जतिंग स्थानों में, बिहार राज्य शाहाबाद जिले के सहसाराम नामक स्थान में, और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के बाराट, मार्क्स की गविमठ और पल्लेंगी गुड़ू और चेरागुड़ी में पाया गया। यानी कि जो प्रथम जो शिलालेख है वो मैसूर में मिला, और साथ ही बिहार राज्य में मिला, और साथ मध्य प्रदेश में भी वह मिला। और दूसरा जो लेख है यानी कि द्वितीय लघु लेख है वो दोस्तों सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के पास पाया गया है। दोस्तों इसमें इसी अभिलेख में अशोक का नाम दोस्तों पहली बार आया। द्वितीय लघु शिलालेख में दोस्तों अशोक का पहली बार नाम आया, और इसमें उसे देवन प्रिय, प्रियदर्शी आदि शब्दों का से उसे संबोधित किया गया। फिर दूसरा है दोस्तों भानु शिलालेख या भाभ्रू शिलालेख। दोस्तों इस लेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इसमें दोस्तों उसने बौद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी भक्ति के बारे में लिखा है। इसमें बौद्ध ग्रंथों के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, और भिक्षुओं और उपासकों दोनों से ही कहा गया है कि वे इनका पाठ या व मनन करें। फिर है दोस्तों चतुर्दश जो शिलालेख हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इन शिलालेखों की संख्या 14 है, इसलिए इन्हें चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। इसमें अशोक ने दोस्तों नीति तथा शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना की है। इसमें दोस्तों 13वें शिलालेख को बड़ा महत्व दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो 13वां ही शिलालेख है। क्योंकि दोस्तों इसमें कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था उसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। इसकी जो तिथि थी दोस्तों वो थी 257 ईस्वी से 256 ईस्वी तक, और इनकी जो प्रतियां यानी कि कॉपियां हैं वो निम्नलिखित स्थानों से मिलती है। पहला दोस्तों शाहबाजगढ़ी जिला पेशावर पाकिस्तान में, दूसरा मासेरा जिला हाजरा पाकिस्तान में, तीसरा जूनागढ़ जिला गिरनार सौराष्ट्र में, चौथा सोपारा जिला थाना सौराष्ट्र में, पांचवा धौली जिला पुरी यानी कि उड़ीसा में, फिर है कालसी जिला देहरादून मसूरी के पास उत्तराखंड में, और सातवां जो है जोगादा जिला गजाम आंध्र प्रदेश में, और 8वां जो है एरागुड़ी जिला हैदराबाद आंध्र प्रदेश में मिला। बात करते हैं दोस्तों विषय वस्तु की इन 14 अभिलेखों की। तो जो प्रथम शिलालेख है उसकी जो विषय वस्तु है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी पशु का दोस्तों वध ना किया जाए तथा राजकीय एवं मनोरंजन
तथा उत्सव ना किया जाने का आदेश दिया गया। दोस्तों प्रथम शिलालेख में क्या हुआ था, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रथम शिलालेख में दोस्तों में किसी भी पशु का वध ना किया जाए, यानी कि दोस्तों प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। बहुत बार पूछा जाता है प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या थी, तो उसमें पशु बलि की निंदा की गई। और साथ ही दोस्तों राजकीय एवं मनोरंजन तथा उत्सव ना किए जाने का आदेश भी इसमें दिया गया। द्वितीय शिलालेख में दोस्तों मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाने और उसमें औषधि की व्यवस्था करना ये लिखा गया। और मनुष्य एवं पशुओं के कल्याण के मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाने तथा पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाए उसका वर्णन किया गया। शॉर्टकट में दोस्तों अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त हो इसकी व्यवस्था का उल्लेख किया गया। शिलालेख तृतीय में दोस्तों तीसरे में राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि प्रति 5 वर्षों के बाद धार्मिक प्रचार के दौरे पर जाए। इसमें दोस्तों राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी दोस्तों उल्लेख किया गया अशोक के द्वारा। शिलालेख 4 में दोस्तों राजकीय अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि व्यवहार में सनातन नियमों यथा नैतिक एवं दया का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए। इस अभिलेख को दोस्तों भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। शिलालेख 5 में दोस्तों अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति तथा धर्म के नैतिकता के प्रचार प्रसार का आदेश दिया। और दोस्तों इसमें जो है धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में भी जानकारी मिलती है, यानी कि 5वें अभिलेख शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में पता चलता है। शिलालेख 6 में राजकीय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश मिला अशोक की तरफ से कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दे। शिलालेख 7 में दोस्तों 7वें में सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकते हैं क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। दोस्तों शिलालेख 8 में राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने जो संबोधि यानी बोधि गया की जो यात्रा करके धार्मिक यात्रा की उसके बारे में पता चलता है। और साथ ही दोस्तों ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश भी उसमें अशोक ने दिया। शिलालेख 9 में दोस्तों दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करने का आदेश दिया गया और जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का भी आदेश अशोक के द्वारा शिलालेख 9 में दिया गया। शिलालेख 10 में दोस्तों घोषणा की गई कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। शिलालेख 11 में दोस्तों धम्म की व्याख्या की गई जिसमें दोस्तों मानवता के प्रति नैतिकता का व्यवहार करना चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए, यही क्या था अशोक का धम्म नीति थी। तो धम्म की व्याख्या और धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया अशोक के द्वारा। शिलालेख 12 में स्त्री और महामंत्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने को कहा गया। शिलालेख 13 में दोस्तों इसमें जो कि शिलालेख 13 दोस्तों सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। इसमें दोस्तों शासन के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय, कलिंग युद्ध और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ, साथ ही दोस्तों उसके पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन इसमें मिलता है। इसमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पश्चिम के पड़ोसी राजाओं का उल्लेख भी मिलता है जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, जिसमें मिस्र, सीरिया आदि बड़े बड़े देशों का नाम भी उसमें पता चलता है। शिलालेख 14 में दोस्तों एक तो शिलालेख 13 में जो त्रुटि हुई थी उसका क्या बोलते हैं उसके जो सुधार शिलालेख 14 में मिलता है। और साथ ही दोस्तों अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया इस शिलालेख के द्वारा। दोस्तों धर्म प्रचारार्थ अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध करवाया जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का इसमें वर्णन किया गया अशोक के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कलिंग शिलालेख की। दोस्तों इनकी संख्या जो है वो 2 है।
ये उड़ीसा के पुरी जिले के में धौली नामक स्थान और आंध्र प्रदेश के जिला गंजाम में योगदा नामक स्थान पर पाए गए हैं। इनकी निर्माण तिथि 256 ईसा पूर्व है। इसमें वे नियम तथा सिद्धांत अंकित किए गए उनके द्वारा, जिनके आधार पर सम्राट अशोक ने विजय किए हुए कलिंग राज्य तथा साम्राज्य की सीमा में लगे हुए अविजित क्षेत्रों के निवासियों के साथ सही व्यवहार किए जाने की आज्ञा अपने कर्मचारियों को दी थी। फिर है दोस्तों गुफा लेख। दोस्तों गया के लगभग 19 मील दूरी पर बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं। उनमें से 3 की दीवारों पर अशोक के लेख हैं, जिसमें कहा गया है कि ये गुफाएं अजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। गुफा के लेख संभवतः दोस्तों 257 और 250 ईसा पूर्व के बीच खोदे गए थे। फिर है दोस्तों स्तंभ, जो 7 स्तंभ शिलालेख हैं। दोस्तों इन स्तंभ लेखों का निर्माण 242 ईसा पूर्व में हुआ था। ये उत्तर भारत के 6 स्थानों में स्तंभों पर यानी कि खंभों पर गुदवाए गए हैं या पाए गए हैं। पहला दोस्तों है इसमें दिल्ली का टोपरा स्तंभ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यह स्तंभ दोस्तों पहले खिजाबाद जिले के टोपरा नामक गांव में स्थित था। यह गांव दिल्ली के लगभग 12 मील दूर है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक ने दोस्तों इसे दिल्ली लेके आया था और इस स्तंभ पर 7 लेख खुदे हुए हैं। अन्य स्तंभों पर केवल 6 लेख मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों मेरठ दिल्ली का स्तंभ, जो कि पहले मेरठ में था। इसको भी फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तीसरा दोस्तों जिसे कौशाम्बी का अभिलेख यानी कि रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इलाहाबाद में है। मूलतः यह दोस्तों कौशाम्बी में था, बाद में सम्राट अकबर इसे इलाहाबाद ले गया था। इस स्तंभ पर अशोक ने 2 लेख भी खोदे हैं, एक कौशाम्बी लेख और दूसरा रानी लेख कहलाता है। आगे चलकर दोस्तों गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने भी इसी स्तंभ पर अपना लेख खुदवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो इलाहाबाद या कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। चौथा है दोस्तों लौरिया और राज स्तंभ। 5वां है दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और छठा है रामपुरवा स्तंभ। अंतिम 3 स्थान बिहार के चंपारण जिले में है। 7वां है दोस्तों लघु स्तंभ लेख। यह लेख दोस्तों इलाहाबाद, सांची तथा सारनाथ के स्तंभों पर पाए गए हैं। फिर दोस्तों सबसे छोटा जो अभिलेख है अशोक का, वो है रुदिराई स्तंभ शिलालेख। ये लेख दोस्तों तमनदेई तथा निगललीवा में पाए गए हैं। दोनों ही स्थान दोस्तों नेपाल की तराई में स्थित है, इसलिए इन्हें तराई लेख भी कहा गया है। इन लेखों को से प्रामाणिक रूप से पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों में क्या की यात्रा की, और इन शिलालेखों से ही पता लगाया जा सकता है कि बुद्ध का जन्म दोस्तों मीरू नामक स्थान पर हुआ था। ये शिलालेख लगभग दोस्तों 249 ईस्वी में उत्कीर्ण किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों लुम्बानी की धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा भी इसी शिलालेख में की गई। और दोस्तों यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ शिलालेख है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।